राम राम दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में 16वें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने चुनाव जीता है और वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। हम बात करते हैं कि किस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जीवन में चुनौतियां तय करते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुंची है, आज वो भारत की राष्ट्रपति बन पाई है। और हम बात करते हैं कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति चुनाव किए जाते हैं। समझते हैं कि कौन राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसका विवरण हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में मिलता है। तो सबसे पहली शर्त है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त है कि उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य हो, अर्थात कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो भी शर्तें और रूल्स होते हैं उनको फुलफिल करता हो। और चौथा, वो व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर आसीन है, वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के पात्र नहीं समझा जाएगा। और इसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति को लाभ का पद धारण करने वाला इसलिए नहीं समझा जाएगा कि वो संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है, तथा या वो किसी संघ या राज्य का मंत्री है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तथा सभी मंत्रियों को इस पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति क्या है, कि किस प्रकार से, किस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा कराया जाता है, जिसमें भारत के 28 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाएं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। बात करें 2021 की, 2021 तक निर्वाचन मंडल में 776 सांसद और 4120 विधायक थे। इस चुनाव में एक और खास बात होती है, इसमें सीधा विधायक और सांसद मिलकर वोट नहीं करते, उनको निर्वाचन मंडल की तरफ से मत प्रदान किए जाते हैं, जिनकी मतदान शक्ति उनके राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या के समानुपाती होती है। अगर हम 2017 के आंकड़ों की बात करें तो निर्वाचक मंडल के सदस्य 10,98,903 वोट डालने के पात्र थे, जिनमें से जीतने वाले को 50% से अधिक का बहुमत प्राप्त करना होता था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए 50 सदस्यों के प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्यों के अनुमोदक के रूप में सदस्यता ली जानी चाहिए। तो इस प्रकार गुप्त रूप से मतदान कराया जाता है और राष्ट्रपति चुनाव होता है। और किस प्रणाली की जानकारी हमें संविधान के अनुच्छेद 55 में मिलती है, जो इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार इसमें किसी भी पार्टी का किसी भी सदस्य पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, अर्थात अगर कोई बीजेपी का सांसद है या विधायक है जो यूपीए की तरफ से खड़े हुए राष्ट्रपति उम्मीदवार को अपना मत देना चाहता है, तो वो स्वेच्छा से अपना मतदान कर सकता है, क्योंकि इसमें गुप्त विधि द्वारा मतदान किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक विधायक या सांसद अपनी वोट वैल्यू के अनुसार मतदान करता है। तो अब हम बात करते हैं कि उन सांसदों और विधायकों की वोट वैल्यू किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या में वहाँ के विधायकों की संख्या का भाग लगाया जाता है और प्राप्त हुए आंकड़ों में 1000 का भाग लगाने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है वही उस राज्य के प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य होता है। स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 1971 के आंकड़ों के द्वारा ही समझी जाएगी, अर्थात 1971 में जो जनसंख्या थी उसी को आधार मानकर ये गणना की जाएगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस राज्य के प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य क्या होता है, वहाँ के विधायकों की संख्या क्या है, वहाँ का कुल वोट मूल्य क्या है। जैसे अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब में प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य 116 है, वहाँ पर विधायकों की संख्या 117 है और वहाँ के कुल वोट मूल्य 13,572 है। इस प्रकार से सभी राज्यों के कुल वोट मूल्य को निकालकर उनका योग करते हैं और उनमें सांसदों की संख्या का भाग लगाते हैं, तो फिर जो वोट मूल्य प्राप्त होता है वह प्रत्येक सांसद का वोट मूल्य होता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव के लिए जटिल से जटिल गणित का उपयोग करके प्रत्येक विधायक और सांसदों का वोट मूल्य निकाला जाता है और इस प्रकार से गुप्त मतदान के जरिए राष्ट्रपति का चुनाव संपूर्ण होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, इस अप्रत्यक्ष चुनाव को जो कंडक्ट कराने का जो तरीका अपनाया गया है उसमें ऐसा अधिकतर देखा गया है जो सत्ता पक्ष होता है, जो सरकार बनी हुई होती है,
उसी पक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा हमेशा एक दो अपवाद को छोड़कर हम देखें तो ऐसा हमेशा से होता हुआ है। इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा था कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करेगी, और वैसा ही हुआ क्योंकि सत्ता पक्ष की वो उम्मीदवार थी। उसका एक और बड़ा कारण था उनकी जीत हासिल करने का, विपक्ष के जो नेता, सांसद और विधायक थे उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि देश में जब लोग अच्छे राजनेता को या एक सही व्यक्ति को चुनने के लिए अपना मत करेंगे, उससे हमेशा हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा होगा। जिस प्रकार से हमने जिन सांसदों और विधायकों को चुना, उन्होंने आज एक सही निर्णय लिया, तो उसकी हमें खुशी है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उनके विपक्ष में जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए की तरफ से उम्मीदवार थे, उनका नाम है यशवंत सिन्हा, जो भारतीय राजनीतिज्ञ है और वर्तमान में वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है और पुराने समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के संघर्ष भरे जीवन के बारे में। किस प्रकार से मयूरभंज जिले के छोटे से गांव से निकली एक महिला आज भारत की राष्ट्रपति बनी, पहले झारखंड की राज्यपाल बनी और उससे पहले एक मयूरभंज जिले के नगर में पार्षद बनी, और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत संघर्षमय तरीके से की और भारत के राष्ट्रपति पद का सफर तय किया। तो द्रौपदी मुर्मू जी के संघर्ष भरे जीवन की शुरुआत मयूरभंज जिले के वेदापोशी गांव से होती है, जहां पर 20 जून 1958 को उनका जन्म होता है। वेदापोशी गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करती है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद वो अपने गांव की एकमात्र पहली लड़की बनती है जो कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जाकर पढ़ाई करती है। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद रमा देवी वुमेन्स कॉलेज में वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करती है और इस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के रूप में अपनी सरकारी नौकरी का कार्यभार संभालती है। इस प्रकार से वो अपने जीवन की सारी समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ती है और 1997 में वो बीजेपी की तरफ से रायरंगपुर जिले में पार्षद का चुनाव लड़ती है और जीत हासिल करती है। उसके बाद वह 2000 से 2009 तक ओडिशा में मयूरभंज जिले पर विधायक की सीट पर अपना विधायक के रूप में कार्यभार संभालती है। इस प्रकार उनकी मेहनत और उनकी जो इच्छा शक्ति है उसको देखते हुए 2015 में उनको झारखंड का राज्यपाल बनाया जाता है और उसी के बाद इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी ने उनको राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने भारत की पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति का पदभार संभाला। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे देश की स्थितियाँ काफ़ी हद तक सही हुई है। सभी लोगों से यही प्रार्थना करते हैं और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में पुनः समानता और समभाव का भाव आए और हमारा देश पुनः विश्व गुरु की कुर्सी पर आसीन हो, देश अखंड बने, मजबूत बने और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।